सो हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है क्लास 6, 7th, 8th NCERT साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की विद द एक्सरसाइजेज। और आज मैं वापस से साथ में हूँ NCERT क्लास 7 साइंस के चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो बनाई है, तो इसको पूरा देखिएगा। बस आपसे मेरा इतना अनुरोध है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा मैं आगे वीडियोस कैसे डालूंगी, ठीक है। और ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो आपको, जो कि फ्री ही है, आपको पता भी होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, जिससे मैं नई वीडियो जब डालूंगी, क्योंकि मैं डालूंगी इसी साल सारे डाल दूंगी, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे और एक साथ वीडियो भी देख पाएंगे, जो कि अलग अलग आपको शायद ना मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ आप क्या करें, लाइक भी करें वीडियो को, जो कि आप लोग नहीं करें तो प्लीज़ लाइक भी करिए साथ में, ठीक है। और चीज़ें बता दूं कि मैंने 1 to 7 चैप्टर तक की क्लास 6 का करा दिया है विद द एक्सरसाइजेज, और क्लास 7 की ये 5 चैप्टर तक है, यानी 1 to 5 विद द एक्सरसाइज 5 का अभी एक्सरसाइज करा दूंगी। और 8th की बात करें तो मैंने 1 to 3 चैप्टर वहाँ भी करा दिया है। बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं, ताकि अगर आप किसी और क्लासेस के हैं तो आप एक्सेस वहाँ से कर लें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का मतलब, चेंज का मतलब है क्या, परिवर्तन। आप परिवर्तन अच्छी तरह से जानते हैं, क्या चेंज हुआ। तो आप एवरी डे आप क्या देखते हैं, बहुत सारे अपनी सराउंडिंग में चेंजेस देखते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि चेंज हुआ किसी एक सब्सटेंस में, एक से ज़्यादा में। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि डिज़ोल्व करो शुगर वाटर में, यानी कि शरबत बनाने के लिए आप क्या करते हो कि आपकी मम्मी ने कहा पानी है और आपके पास शक्कर है, ये दो सब्सटेंस अलग अलग थे, और आपने क्या किया कि इनका शरबत उठा के बना दिया और एक शुगर सोल्यूशन तैयार है, जो कि एक शरबत है जो आप देते हो। यहाँ आपने पानी और शुगर को चेंज कर कर एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया है, ठीक है। ये चेंज आप डेली देखते हो, ये नॉर्मल चेंजेस दिखा रहे हैं। बाकी चेंजेस क्या होते हैं फिजिकल केमिकल, वो तो हम देखेंगे। तो आपने एक तो ये चेंज देखा। सिमिलरली आप देखते हो कि मिल्क से ही क्या बनता है, कर्ड बनता है, जो कि एक समय पे मिल्क था वो एक कर्ड बन चुका है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, कभी कभी मिल्क अपने आप खट्टा हो जाता है, ठीक है। ये चेंज भी मिल्क के अंदर एक चेंज माना जाएगा। कैसा चेंज, वो बात की बात है, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर स्ट्रेच रबर, यानी रबर को आप स्ट्रेच करो तो वो भी क्या है, एक चेंज में माना जाएगा। बट चेंज हमेशा दो ही तरीके के हो सकते हैं। वो दो तरीके के क्या है, या तो वो चेंज फिजिकल होगा या तो वो चेंज केमिकल होगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिरकार फिजिकल चेंजेस कब कहेंगे कि यहाँ फिजिकली चेंज हुआ है, और केमिकल चेंजेस कब कहेंगे यहाँ केमिकल चेंज हुआ है। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस में यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई। इन एक्टिविटी के जरिए आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आखिरकार फिजिकल चेंज कब आप कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आप एक पूरा पेपर पीस का ले लो, उसको पहले 4 भागों में डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों के अलावा एक भाग को और फर्दर 4 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि 4 भागों में अलग अलग ये डिवाइड हो चुका है। चेंज तो देखने को आपको मिला है, पहले एक पूरा पेपर था, अब ये इतना ही पेपर रह गया, अलग अलग फॉर्म में पेपर्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे कही गई कि दूसरी एक्टिविटी 5.2 में बताया गया। अभी आप ये मत चिंता करिए कि इसको जोड़ना है, सबको जोड़ के बताएंगे कि आखिरकार ये चेंज कब है। जैसे कि लिखा हुआ है फिजिकल चेंजेस, तो ये फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में क्यों रखा गया है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एक्टिविटी 5.2 में आपसे कहा गया है कि आप देखिए, आप अपने क्लास में हो तो चौक से भी लिखा जाता है, कुछ जगह मार्कर से, पर ज़्यादातर अगर चौक देखी तो होगी कभी ना कभी, तो चौक रहा है। तो चौक जो है उसकी डस्ट जो है जो गिर जाती है उसको इकट्ठा कर लीजिए, चौक डस्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इसमें लिटिल वाटर डाल दीजिए और क्या करिए, इसको रोल कर दीजिए, जैसे कि एक चौक रोल होती है उस तरीके से आप रोल करिए, तो आपको वापस से चौक का शेप मिल जाता है, ठीक है। चौक डस्ट से चौक का शेप मिला। चेंज क्या हुआ, चौक डस्ट चेंज हुई किसमें, चौक में चेंज हुई हमारी कुछ चीज़ें वाटर और ये डालने के बाद, ठीक है, पर चेंज हुआ, ठीक है। अभी चेंज की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करें, आप आइस को क्या करिए, इसमें लिखा हुआ है टम्बलर में आइस को डालिए और थोड़ी देर रुकिए, तो आइस और वाटर जो है आपको थोड़ी देर बाद अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। सम टाइम के बाद आइस और वाटर, यानी आइस थी और आइस और वाटर में ये कन्वर्ट हुई। ये चेंज जो हुआ ये कैसा चेंज है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये सब फिजिकल चेंज के अंदर क्यों आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट जो 5.4 एक्टिविटी बताई गई है उसमें आपसे कहा गया है कि कुछ वाटर जो है आप कंटेनर में जब बॉईल करेंगे, आप एक कंटेनर लीजिए, बॉईल करिए, तो आप देखोगे स्टीम राइज हो रही है। और स्टीम राइज करने पर आप क्या करो कि आप एक लिड रख दो या इन्वर्टेड पैन रख दो, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर कुछ इनर सरफेस पैन पर क्या जम जाते हैं, वो ड्रॉपलेट्स होती हैं इस तरीके की। बॉइलिंग वाटर पे जब आप रख देते हो तो ये आपको दिखेगा कि ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर आ जाता है। जो पहले कभी पानी था वो क्या हुआ, भाप बन के इस फॉर्म में चला गया। ठीक है, इस फॉर्म में चला गया, था वो वाटर ही, बट कुछ वाटर हमेशा वेपर के फॉर्म में जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इन सारी बातों में अगर आप गौर करें तो हाँ, एक और एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक और एक्टिविटी 5.5 में दी है कि आप एक हैक्सॉ ब्लेड, यानी कि ऐसी ब्लेड जो अच्छी काटती हो, जैसे कि ब्लेड दिख रही है जिसमें ठीक ठाक पकड़ने वाला हो तभी लीजिएगा, जहाँ प्लास्टिक या कुछ वुड का हो, उसको आप क्या करें, गैस स्टोव पर रख दीजिए। तो इस ब्लेड के पास तो आप देखोगे जो ब्लेड के पास है ये थोड़ा कलर ना चेंज करेगा अपना। ठीक है, अभी जो कलर चेंज कर रहा है इसके ब्लेड के पास, और वापस से जब आप हटा लोगे तो ये ब्लेड वापस ही ऐसी नॉर्मल हो जाएगी, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे टिप ऑफ द ब्लेड ने अपना कलर चेंज किया होगा। रिमूव द ब्लेड फिल्म और ऑब्जर्व करो इसका टिप एक बार, फिर थोड़ी देर समय के बाद ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। 10 पूछ रहा है, मैं बता रही हूँ आ जाएगा कलर में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 5.1 और 5.2 एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि पेपर, जहां हमने पेपर की बात की और चॉक की बात की, इसमें सिर्फ साइज का बदलाव हुआ। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या हुआ, साइज का बदलाव हुआ। एक बार देखिए पहले पेपर पूरा था, बाद में क्या हुआ कि साइज में परिवर्तन हो गया। अब ये पेपर 4 भागों में और ये वाला पेपर तो और 4 भागों में टूट गया। साइज में चेंज हुआ, पेपर का साइज चेंज हो गया। ठीक है, फुल पेपर किसी और साइज में चेंज हो गया, चेंज हुआ पर साइज में चेंज हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये डस्ट अलग अलग थी एक फॉर्म में और हमने एक किया और साइज में कुछ इस तरीके का एक फॉर्म बना दिया। ठीक है, साइज में परिवर्तन हुआ। तो ये यही कह रहा है कि 5.1 और 5.2 को देखिए तो यहाँ पे साइज में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब 5.3 और 5.4 को देखिए तो वाटर ने अपनी चेंज की है स्टेट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, आइस सॉलिड में था और सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट में बदलाव हुआ। ठीक, स्टेट में बदलाव हुआ। दूसरा कौन सा था, दूसरा ये था जहाँ पर पानी था और इसने क्या किया कि वेपर के फॉर्म में, अगर ये लिड ना लगी होती तो ये वेपर के फॉर्म में उड़ जाता। तो ये वेपर्स थे जो उड़ रहे थे, तो यहाँ पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये भी क्या हुआ, स्टेट में चेंज होना हुआ। ठीक है, स्टेट में चेंज हुआ। ठीक, तो दूसरे वाली एक्टिविटी 5.3 में वाटर चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड और गैस टू वापस लिक्विड। जो वेपर था वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वेपर जो था वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया अगर हम ढक देते हैं। ठीक है, और तीसरे वाले में जहाँ हैक्सॉ ब्लेड की बात की है, यहाँ कलर चेंज हुआ हीटिंग की वजह से। ठीक है, एक हीटिंग की वजह से यहाँ पर कलर में बदलाव हुआ, कलर में हुआ। ठीक है, एक में साइज में बदलाव हुआ, एक में क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई, और एक में कलर में बदलाव हुआ था ब्लेड के। ठीक है, अब आपको यही जानना है कि प्रॉपर्टी जहाँ पर शेप में चेंज हो, साइज में चेंज हो, या कलर में या स्टेट में। ठीक है, शेप साइज में चेंज हो, कलर में चेंज हो, स्टेट में चेंज हो, तो ये सारे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। यानी शेप, साइज, कलर और स्टेट किसके अंदर आते हैं, जब आपके पेपर को आपने फाड़ा और जो चौक वाला है उसमें साइज में परिवर्तन हुआ। शेप की बात करें, अगर पेपर को आप क्या करो, बहुत कस के मोड़ दो और एक बॉल बना दो, तो पेपर अभी भी पेपर है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, फिजिकली क्या हुआ कि ये पेपर राउंड शेप का हो गया। तो शेप में परिवर्तन हो सकता है, कलर, और तो आप देख ही चुके हो ब्लेड में कैसे कलर में परिवर्तन हो सकता है। या आपसे कहें कि एक शर्ट है जो बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से फेड हो गई है, पर वो क्या है कि अभी भी वही शर्ट है। ठीक है, कलर में भले उसमें परिवर्तन हो गया, तो फिजिकली कलर में चेंज हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे होगे कि ऐसा चेंज क्यों, हम किसकी बात करें। और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट में तो अभी आप देख चुके हो सॉलिड से लिक्विड बर्फ का बनना और वापस से उसका गैस का लिक्विड में बनना। ये सारी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। आपको ध्यान रखना है, शेप में अगर परिवर्तन हो, साइज में हो, तो आपको पूछना है क्या कलर में चेंज हुआ है या स्टेट में चेंज हुआ। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी शेप, साइज, कलर, इन सब में अगर चेंज हो रहा है तो ये सारे चेंज फिजिकल चेंज के अंदर आएंगे। इसीलिए ये सारे फिजिकल चेंज के अंदर आए। उम्मीद आपको बात समझ में आएगी। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होगा, जहाँ शेप, साइज, कलर और स्टेट में अगर चेंज आपको देखने को मिल रहा है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या शेप में परिवर्तन हुआ, क्या साइज में परिवर्तन हुआ, क्या कलर चेंज हो गया या स्टेट चेंज हुआ है। तो ये सारे फिजिकल चेंज में आएंगे। अब फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है ज़्यादातर, ये मैंने कहा हमेशा होता है,
जैसे कि पानी वापस से वेपर और पानी वेपर में चेंज हो सकता है, वेपर वापस से पानी में चेंज हो सकता है, तो रिवर्सिबल है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ऐसे में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। सेम सब्सटेंस कोई और साइज ले लेता है, कोई और शेप ले लेता है, कोई और कलर ले लेता है, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में। ये पूरी बात थी फिजिकल चेंज की, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। तो केमिकल चेंज की बात करें तो आपको सबसे पहले एक यहाँ भी एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि कौन केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लेने को आपसे कहा गया है। अब मैग्नीशियम रिबन जो है वो मिल जाता है इजीली मार्केट में, दिखता कुछ इस तरीके से दिखा दिया है, ठीक है। अब बस समझो कि पॉइंट क्या है। अब आपने क्या किया, एक स्मॉल पीस थिन स्ट्रिप ली इस रिबन की और इसको क्लीन कर लेना। सैंड पेपर, आप जानते हो सैंड पेपर को और क्या कहते हैं, भूल गई मैं। सैंड पेपर लेते हैं, सैंड पेपर आपको पता होगा, आपके घर में जब पेंटिंग ये सब होती है तो आता है सैंड पेपर। और इसकी टिप जो है, जब इसको क्लीन कर लेंगे उस मैग्नीशियम को, तो उसके बाद जो रिबन है उसके बाद उसको बर्न करेंगे, कैंडल के पास लेकर जाएंगे। ये मान लीजिए आपकी कैंडल है, इसके पास इस टिप को लेके जाएंगे, जो मैग्नीशियम की टिप है, ठीक है। तो इसकी टिप को लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्रिलियंट वाइट लाइट जो है आपको देखने को मिलेगी लाइट कलर में। वेन इट कम्प्लीटली बर्न, और जैसे ही पूरा बर्न हो जाएगी आप देखोगे कि ये पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम, तो क्या जो ऐश बनी वो अब मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है, तो ये मैग्नीशियम रिबन पूरा एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपकी बुक में ये दिखाया गया है कि इसको कैंडल के पास लेके देखिए, सिर्फ वाइट लाइट जलने के बाद ये पूरा जो रिबन है ये पाउडर में फॉर्म ले लेता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन एक्चुअली में पूरी मैग्नीशियम है, जब हम फायर के साथ इसको जलाते हैं, देखिए फायर तभी जलती है जब ऑक्सीजन होता है। ये 7th क्लास से 6th क्लास में आई थिंक आपके चैप्टर में रहा है, या 8th में है, मुझे एक्चुअली याद है, बट आप मोटा मोटा ये जान लो कि और जो फायर है वो तभी जलती है जब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है आपका, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट है। फायर का जलना मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर है, और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये पाउडर का फॉर्म मिल गया। पूरा जलने के बाद हमें क्या मिलता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी अब यहाँ क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। केमिकल चेंज में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नया सब्सटेंस हमेशा फॉर्म हो, केमिकली चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, तभी ये पाउडर के फॉर्म में तुरंत ही कन्वर्ट हो गया, जैसे ही ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इस ऐश को अब आप लीजिए तुरंत और मिक्स कर लीजिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। आपने ये जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था उसको पानी में डाल दीजिए और इसको स्टिर कर लीजिए, यानी कि अच्छे से मिला लीजिए पानी के अंदर। और अब आप ये जो मिक्सचर है उसको लिटमस पेपर, अभी इससे पहले आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके सबसे पहले पढ़ लीजिए। तो आपने देखा था कि अगर ये एसिड होगा तो ये रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता, ये रेड कर देता। लेकिन अगर ये बेस है, ये सोल्यूशन अगर बेस है जिसमें हमने पूरा कन्वर्ट किया है, तो ये क्या करेगा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू ही रहने देगा, ठीक है, जो कि ये वाले फॉर्म को करेगा। जब आप एक्वस सोल्यूशन में इसको डालेंगे, जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो आपको पाउडर के फॉर्म में मिला मैग्नीशियम जलाने के बाद, तो इसको जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला, यानी रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू ही रहने देगा, यानी आप तुरंत जान जाओगे कि ये बेस है। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, ठीक है। हुआ ये कि जैसे ही आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो रिएक्शन क्या हुई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको, जो कि MgOH2 है। और आपको पता है किसी में भी अगर हाइड्रोक्साइड लग जाए तो वो बेस का ही होता है। तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ लिखा यू हैव ऑलरेडी लर्न चैप्टर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप देखो कि यहाँ सब चेंज केमिकली हो रहा है। पहले क्या हुआ कि मैग्नीशियम को जब आपने जलाया तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर फॉर्म में मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में जब आप करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये सारे चेंज जो बदलाव हो रहा है ये केमिकली हो रहा है, और ये तुरंत ही इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसने क्या बना दिया, एक बेस बना दिया, जो कि अब आप बेस वाले जब टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बेस बन चुका है, ये सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस है जब इसको हम पानी में मिलाते हैं। दो अलग अलग सब्सटेंसेस हमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं। और केमिकली चेंज ये क्यों है, और तो केमिकल चेंज एग्जैक्टली क्या, ये केमिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट एक और दिया इन्होंने
और इन्होंने कहा कि एक पानी लीजिए और पानी में कॉपर सल्फेट को डाल दीजिए। जैसे कॉपर सल्फेट को आप डालेंगे, इसमें साथ में फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक, क्या मैंने लिख दिया, फ्यू ड्रॉप्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के आप डाल दो, ठीक है। ये जब डालोगे उसके बाद आप क्या करो कि इसमें ब्लेड एक डाल दो, ठीक है। ब्लेड या कोई भी नेल यानी कि कोई कील हो वो भी डाल सकते हो लोहे की। उसके बाद जब आप डालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो इसका कलर है, ठीक है, ये जो ब्लू था पहले कलर, वो कलर होके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि पहले ये कॉपर सल्फेट था, और जैसे ये सब डालने के बाद जब आपने इसमें आयरन को डाल दिया, ठीक है, आयरन को डाल दिया तो ये पूरी रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाता है, ये सोल्यूशन आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी रिएक्शन दिखाएंगे। अब ये होता क्या है इसमें, ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से कि कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन था आयरन से रिएक्ट करके, पहले ये पूरा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था। सोल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट जिसमें पानी मिला हुआ है, साथ में कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जैसे ही हम क्या डाल देते हैं, एक आयरन डाल देते हैं, कोई भी आयरन चीज़, तो ये आयरन जब डाल देते हैं कॉपर पे जो कि ब्लू कलर था, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिल जाता है, और साथ में कॉपर अलग हो जाता है, जो कि इसके ऊपर एज अ रस्टिंग जो है वो, इसके ऊपर एक रस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये कॉपर इसके ऊपर आ जाता है, और जो आयरन सल्फेट है वो सोल्यूशन में मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। और आप देखोगे कि इसके अंदर रस्टिंग है, वो रस्टिंग क्या है, कॉपर है, जो कि ब्राउन कलर की ब्राउन डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये रिएक्शन भी क्या है, जहाँ पर हमने डाला कुछ था, सब्सटेंस कुछ मिला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक नया सब्सटेंस मिला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जगह में आयरन सल्फेट सोल्यूशन मिला, और कॉपर अलग हो गया। तो ये भी किस चेंज में आया, केमिकल चेंज में आया। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको 5.8 बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी बीकर या आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा और विनेगर को अपने घर में भी आपके बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको डाल के देखिएगा तो आपको एक हिसिंग साउंड आएगी। हिसिंग साउंड का मतलब होता है यहाँ एक गैस निकल के आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ये गैस निकल के आती है करके एक आवाज़ आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अब होता क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर चल क्या हो रहा है, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड को, जैसे बेकिंग सोडा जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अदर सब्सटेंस बनते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक। आपको यह ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा और विनेगर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पूरी रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमें क्या कराना है कि इसको पूरा ढक के, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसमें, वो पास कराना है लाइम वाटर। लाइम वाटर चूने का पानी होता है, ठीक है। तो लाइम वाटर में जब पास कराएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा मिल्की टाइप का कलर हो गया, मिल्क टाइप का वही वाइट वाइट सा कलर हो गया, ठीक है। अब इसका कारण क्या हुआ क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मेन आपने सबसे पहले यहाँ एक चेंज देखा कि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मिली, एक नया सब्सटेंस मिला जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला यहाँ पर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पास करा है लाइम वाटर में, तब क्या हुआ कि ये मिल्की क्यों हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर जब मिले एक दूसरे से, लाइम वाटर जो कि CaOH का होल 2 है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला CaCO3 और वाटर मिला आपको, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलना, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये आपको लाइमी जो सोल्यूशन है वो दिख रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के मिलने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बना और एक मिल्की सोल्यूशन में मिला साथ में वाटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर भी बोला 5.6 से लेकर 5.8 में आपने क्या देखा, आपने पूरे भर में देखा कि हर एक में आपको एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए मिल रहे हैं, नए सब्सटेंसेस फॉर्म है, जो कि फिजिकल चेंज कुछ नया नहीं, एक स्टेट से स्टेट चेंज किया, साइज से साइज चेंज किया था, कलर से कलर चेंज किया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है जो कि केमिकली हमने बताया। तो ऐसा चेंज इन विच एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमें फॉर्म होते हैं, उस चेंज में हमें सब्सटेंस ही नया मिल जाता है, ठीक है, नया सब्सटेंस मिल जाता है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन ही आप स्टडी करते हैं कि आखिरकार ये दोनों से थर्ड चीज़ कैसे बन गई, ठीक है। तो ये चेंज क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। उम्मीद है अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में अंतर पता चल गया है। फिजिकल चेंज तब कहलाएगा जब किसी भी चीज़ में शेप में चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो जाए, उसके कलर में चेंज हो जाए या स्टेट चेंज हो जाए, तो वो सारा चेंज आपका फिजिकल चेंज में है। लेकिन जब दो चीज़ों के रिएक्शन की वजह से क्या हो कि आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाए जो कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले वाले से बिल्कुल ही अलग हो, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है, ये सब्सटेंस मिलने के बाद हमें एक अनदर नया सब्सटेंस मिल जाए, उन दो के रिएक्शन से वो चेंज केमिकल चेंज कहलाता है। वो अपना अस्तित्व दोनों का नहीं, अपना एक अलग रखता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। सो केमिकल चेंज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सारे सब्सटेंसेस केमिकल चेंज के रिजल्ट कौन कौन से हैं, जैसे फूड का डाइजेशन होना, हमें पता है अलग
जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में तोड़ तोड़ के क्या हम सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, तो ये रिएक्शन कैसी है, नए नए सब्सटेंसेस में ही तो तोड़ रहे हैं। तो डाइजेशन जो हमारे का है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स जब सड़ते हैं तो भी ये सारी प्रोसेस सड़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंज हो रहा है, केमिकली चेंज हो, कुछ और बना जा रहा है, तब आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि अल्कोहल वगैरह भी बनाते हैं, तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, ये सारे क्या है, केमिकल चेंज के कारण है। नेक्स्ट बात करें कि आप कैसे जानोगे केमिकल रिएक्शन यहाँ कुछ ना कुछ हो रही होगी, तो कुछ उसके क्या है कि सिम्टम्स हैं जो कुछ आपको दिए गए हैं। या तो जैसे हीट और लाइट निकलने लगे, जैसे कि अब आपने देखा था मैग्नीशियम को जब आप उसमें जला रहे थे तो एक ब्राइट कलर की वाइट लाइट जल रही थी, ठीक है। साउंड उसमें आया, जैसे हिस साउंड आया था जब बेकिंग सोडा और आपने एसिटिक एसिड को मिलाया था। वैसे ही एक स्मेल भी कभी कभी आपको बताती है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन कुछ हुई है, कुछ चेंज तो हुआ है, ठीक है, केमिकली। एक कलर में भी चेंज, बदलाव, जैसे कि आपने देखा कि आपका कौन था, मैं खुद ही भूल गई क्या नाम था उसका, यस ये वाला जिसमें हमने बात की थी कि कॉपर सल्फेट किसमें हो गया, आयरन सल्फेट। कलर से ही तो हम जान पाए थे कि ब्लू से ये किसमें हो गया, ग्रीन में हो गया, ठीक है। तो कलर में चेंज की जैसे भी हम तुरंत जाएंगे कि केमिकल में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक गैस जैसी कार्बन डाइऑक्साइड में एक गैस निकली थी, एक फॉर्म हो जाए, तो ये सारे चेंजेस क्या बताते हैं, केमिकली कोई ना कोई चेंज हुआ है। ये बस कुछ इनके फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें कि इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। आयरन में जंग जो लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसलिए, क्योंकि शिप से लेके कार, ट्रक, ये सभी किस्से हैं आयरन से कहीं ना कहीं मिलके बने हुए हैं। अब इनकी रस्टिंग को रोकने के लिए, और रस्टिंग होती कैसे है उसको जानना पहले ज़रूरी है। अब रस्टिंग जो है, जंग लगती कैसे है, तो जो आयरन है आपका वो क्या करता है, अगर ऑक्सीजन जो कि आपके एयर में प्लेंटी ऑफ अमाउंट प्रेजेंट है वो, और वाटर अगर उसको कहीं गलती से मिलना है, यानी ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों साथ में अगर मिल जाए, और आयरन जो कि आसानी, अगर पानी है और ऑक्सीजन है, आयरन है, तो इसलिए कहा जाता है कि पानी वानी से ज़रा दूर रखें हम इसको, लोहे को अगर है तो वहाँ क्या है, तुरंत जंग लग जाएगी। तो ये जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है इसमें। और रस्टिंग का कारण होता है, रस्ट होता क्या है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर आपस में तीनों मिलकर एक रस्ट को फॉर्म करते हैं, जो इसके ऊपर लग जाती है, लोहे के ऊपर। लोहा अपने आप में लोहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लग जाती है, जो कि लोहे को खराब कर देती है, वो होती है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। देखिए ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि हवाओं में नमी होती है, नमी यानी वाटर है प्लस ऑक्सीजन है, तो डायरेक्ट रस्टिंग ऐसे भी कर देते हैं। अब हम प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि पानी से तो हम दूर रख सकते हैं, पर हवाओं की नमी में जो ह्यूमिडिटी है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए आपको वो कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो अपने आयरन को बचा सकते हो। तो कैसे प्रिवेंट करोगे, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल वे है कि कोटिंग। आपने घर पे देखा होगा, कूलर से लेकर कुछ भी आता है, या आपके घर में कोई भी लोहे की चीज़ होती है तो उस पर पेंट लगाया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है उस पर, ठीक है। तो वो पेंट और ग्रीसिंग इसलिए की जाती है ताकि क्या है कि वो कांटेक्ट में आयरन डायरेक्ट ना आ पाए एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में। इनफैक्ट ये कोट जो है रेगुलरली भी आप अप्लाई कर सकते हो, रेगुलरली कम से कम हर एक, जब भी कूलर में देखा जाए तो जब नया गर्मी का सीज़न आता है तो कूलर्स में ये कोटिंग कर दी जाती है घरों में, ताकि ये थोड़ा लंबा चले, ठीक है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। एक तो कोटिंग कर सकते हो, दूसरा क्या है कि आप क्या करो, उसमें एक मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक आयरन पे लगा दो, एक लेयर बना दो क्रोमियम और जिंक की आयरन के ऊपर, ताकि ये भी हेल्प करता है कि रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है जहाँ लेयर ऑफ जिंक या लेयर ऑफ जिंक को आप अप्लाई कर रहे हो आयरन के ऊपर, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। फॉर व्हाट, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग द आयरन, ठीक है। तो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं। तो द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर, तो जो आपको पता होगा कि पाइप्स तो हमारे घर पे भी लगते हैं, तो इनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो इसी लेयर ऑफ जिंक की जाती है। ये गैल्वेनाइज्ड ऑलरेडी होते हैं ताकि इनमें रस्टिंग ना हो पाए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कोटिंग करके ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो अब आप ये अच्छी तरह जानते हो कि लेयर ऑफ जिंक क्या होती है। नेक्स्ट बात करें तो एक लास्ट टॉपिक आपका है क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर तो आपने देखिए 6th क्लास में मैंने ही पढ़ाया, आप 6th क्लास के उसमें टॉपिक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में है कि आपको पता है कि आपको सी में जब सी होती है तो सी से जो है कुछ गड्ढे बना देते हैं सी के पास, ताकि जब सी का पानी आए, सी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और जब वो वापस चला जाता है तो गड्ढों में जो है पानी भर जाता है। इवोपरेशन आप जानते हैं, पानी का
भाप में उड़ना, तो धूप की वजह से पानी जब उड़ जाता है तो जो रिमेन बचता है वो आपका सॉल्ट होता है, आपको सॉल्ट इस तरह मिल जाता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है ये प्योर नहीं होता। ठीक है, यहाँ यही बता रहा है जो सॉल्ट है ये प्योर नहीं होता, और इसके अपने आप में क्रिस्टल भी आपको सही से नहीं दिखाई देते हैं। अब इसके क्रिस्टल बनाने के लिए, लार्ज क्रिस्टल को बनाने के लिए इसी सोल्यूशन को, इसका एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसके क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी कि हमें ये करना पड़ता है केमिकली, तब ये क्रिस्टलाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन है फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि हम केमिकली इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्ट था उसे उसके थोड़े अनदर फॉर्म में बदल रहे हैं। ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी को, सॉल्ट अभी भी है तब भी सॉल्ट था, बात समझिएगा, केमिकली उसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा। सॉल्ट तब भी था, सॉल्ट अब भी है, बस क्रिस्टल में दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या करें कि कप फुल ऑफ वाटर बीकर में ले, उसमें एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। ठीक है, इस वाटर को हीट करें, यानी कप ऑफ वाटर में आप क्या करो, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को आपने ले लिया। ठीक है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कुछ वाटर में डाला, वाटर में कुछ बूंदें डाली, और जब ये बॉईल करने लगी तो उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल लिया और उसको फिर स्टिर करने लगे। ठीक है, क्या डाल दिया आपने, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का पाउडर इसके अंदर डाल दिया। अब आप कंटिन्यू इसमें कॉपर सल्फेट डालते जाओ जब तक कि इसके अंदर अब कॉपर सल्फेट डिजॉल्व ना हो। ठीक है, और जब ऐसे आप देखो कि अब डिजॉल्व नहीं हो रहा है, अब सोल्यूशन को आप तुरंत ही फिल्टर कर लो। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन फिल्टर कर लो, और जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसकी बात हमने की है, तब तक करना है। ठीक है, अब इसको जब ठंडा करोगे, और सोल्यूशन को डिस्टर्ब मत करना तब तक जब तक कूल हो रहा है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन में देखोगे कुछ समय बाद क्रिस्टल जो है वो इस तरह आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके के पानी में आपको ये जो सोल्यूशन है जिसको आपने फिल्टर कर लिया है, ये क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ठीक है, तो आपने क्या लिया था, सिर्फ वाटर लिया था, और वाटर के साथ आपने क्या लिया था, तो क्रिस्टलाइजेशन इसी तरह होता है। ठीक है, तो सॉल्ट का भी इसी तरह है। देखिए, कॉपर सल्फेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कॉपर सल्फेट सिर्फ अपना शेप और साइज में कुछ अलग हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हो, कॉपर सल्फेट सिर्फ शेप और साइज में। तो किया क्या था, वाटर को लिया था जिसमें थोड़ा सा H2SO4 डाला था, और इसको क्या किया था, बॉईल कर रहे थे। तो आप ऐसे ही वहाँ क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते होंगे, वाटर डालते होंगे, H2SO4 डालते होंगे, और उसके बाद इसको क्या करते होंगे, बॉईल करते होंगे। उसके बाद सॉल्ट डालते रहते होंगे तब तक जब तक सॉल्ट ना घुले। जैसे ही सॉल्ट नहीं घुलता है उसके बाद क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको क्या करते हैं, फिल्टर वाले सोल्यूशन में धीरे धीरे उसके अंदर क्रिस्टल जमना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टल जब हम है तो निकाल लेते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट कहते हैं, वैसे यहाँ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट अपना अस्तित्व बिल्कुल नहीं खो रहा है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये फिजिकल चेंज में आएगा, ना कि केमिकल चेंज में। ठीक है, तो अब आपने अच्छी तरह जान लिया कि क्या फिजिकल चेंज में आता है, क्या केमिकल चेंज में। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिजिकल चेंज में, अगर शेप, साइज, स्टेट और कलर में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज में आएगा। और अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल अलग हो जाती है, वो नई प्रॉपर्टी, वो एसिड बन जाए, बेस बन जाए, कुछ भी बन जाता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सब्सटेंस बिल्कुल नया हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर ये आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।